2 लोग का राशन 20 लोग खाने वाले कंजूस ससुराल। पर सासू माँ, ये आटा मुश्किल से 300-400 ग्राम है। इतने से आटे में पूरे परिवार का पेट कैसे भरेगा। तभी रसोई में खड़ी मधु की सास शारदा राशन को लेकर चिकचिक करने लगती है। बहू, तू तो ऐसे अंदाजा लगा रही है जैसे तराजू बट्टे पर नाप तोल कर देखा है। अरे तू पिछले 2 साल से रसोई संभाल रही है। मैंने शुरू से रसोई संभाली है, इसीलिए मुझे पता है कि एक टाइम में कितना राशन लगता है। और मोटी मोटी रोटी मत थोप देना, छोटी छोटी लोई की पतली पतली रोटी बनाना। जी माँ जी। ये भगवान, 100 कंजूस मरे होंगे तब जाकर मेरी ये कंजूस मक्खी चूस सास पैदा हुई है। इनका बस चले तो 2 लोग जितने राशन में 20 लोगों का खाना बनवा ले। मधु इसी प्रकार सास को कोसते हुए रोटी बेलती है। अब जब डेली 2 लोग जितनी चिंदी बराबर राशन में बेचारी बहू को लंबे चौड़े परिवार को बनाकर खिलाना पड़े तो बहू के दिमाग की खिचड़ी तो पकेगी। थोड़ी देर में मधु पानीदार सब्जी और रोटी परोसती, तभी ससुर रोटी देखकर, अरे मधु बहू, आज की रोटी देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पोलियो मार गया हो। सच में आज तो बिल्कुल पापड़ की तरह रोटी बनाई है, बिल्कुल भी नरम मुलायम नहीं है। दिन में भी चावल खाकर पेट नहीं भरा तो अभी भी ये पापड़ जैसी एक रोटी डाली है। अरे नवीन, किसने कहा एक रोटी है? अभी मैं इसको बढ़ा देती हूँ। शारदा उसे एक पतली रोटी के 4 टुकड़े करके प्लेट में डाल देती है। अब बन गई ना 4 रोटी। देख बहू ने कितनी बढ़िया आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है, खा ले। शारदा का कंजूस पना देखकर पूरा परिवार शक्ल बनाकर खाना खाता है। हे भगवान, इस लुगाई के कंजूसेपन के चलते पूरा परिवार भरपेट खाना खाने के लिए घुन की तरह पिस कर रह गया है। लगता है राशन बचाकर ऊपर ले जाएगी। कौन सुधारेगा इस टेढ़ी लुगाई को। जहाँ थोड़े ही दिन बाद शारदा अपने दूसरे बेटे पंकज की शादी आरुषि से करवा कर ले आती है। अब देखना यह था कि रसोई में सास का हुक्म चलता है या बहू की शतरंज। अरे मधु बहू, कहाँ रह गई? चावल का कलश लेकर आओ। ये लीजिए माँ जी, चावल का कलश। तभी कलश के अंदर भरकर चावल देखकर शारदा भड़क जाती है। अरे मेरी मूर्ख बहू, तुझको राशन नुकसान करने के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं? मैंने कहा था कि कलश में थोड़े चावल डालकर ले आना, फालतू में एक टाइम का राशन खराब होगा। स्वागत के वक्त ही सास की कंजूसी वाला स्वभाव देखकर आरुषि हक्की बक्की हो जाती है। भगवान जी, ये सासू माँ तो बड़ी कंजर लगती हैं। थोड़े से चावल के लिए कैसे किचकिच कर रही हैं। मधु कलश के चावल कम करके लाती है, जिसके बाद आरुषि का गृह प्रवेश होता है। तभी ससुर खट्टी डकार मारता है। ओहो, अब जाकर डकार आई है। कब से पेट भारी पड़ा हुआ था। हाय हाय खूसट बुढ़ाऊ, कितनी खट्टी डकार मारी है तुमने। मेरी तो नाक के बाल जल गए। जब खाना पचता नहीं है तो खाकर तोंद क्यों निकाल लेते हो? हाँ, तुम्हारे भर भर कर राशन खिलाने की बदौलत तो मेरा तून निकलना पड़ा है। माथा मत खराब करो। खाने को लेकर सास ससुर के बीच में जंग होती देखकर आरुषि को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से पहली रसोई वाला दिन भी आता है। आज तो मेरी पहली रसोई है, सबको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। बहू ऐसा सोचकर रसोई के अंदर आती है, जहाँ सास जेठानी पहले से मौजूद होती है और स्लैब पर थैली में थोड़ा थोड़ा चावल दाल पड़ा था। आ गई तुम नहीं बहू? फटाफट से दाल चावल से खिचड़ी बना दो। क्या हुआ माँ जी, घर में कोई बीमार है क्या जो आप खिचड़ी बनवा रही हो? शारदा झिझक कर बोलती है। अरे नहीं दुल्हन, जरूरी थोड़े ही है कि किसी को घर में दस्त लगा हो तो ही खिचड़ी बनेगा। खिचड़ी तो हमारा भारतीय व्यंजन है। शनिवार को खिचड़ी बनाकर खाने से ग्रह दोष मिटता है। पर सासू माँ, पहली रसोई में तो सब कोई पूरी कचौड़ी खाते हैं। मैंने सोचा था सबके लिए दाल मखनी, पनीर, चाप, पूरी, चावल ये सब कुछ बनाऊंगी। हाय हाय बहू, ऐसे तो तू 4 दिन में रसोई का बजट बिगाड़ कर रख देगी। फटाफट से दाल चावल भिगो कर छोड़ दे, आधे पक जाएंगे तो गैस की बचत होगी। अगर माँ जी आप तेल तो लाई नहीं, बिना तेल की खिचड़ी कैसे बनेगी? अरे बहू, तेरा भेजा खिसक गया है क्या? खिचड़ी में तेल कौन डालता है भला? अब चुपचाप बना। मधु बहू तू चल। सास के खौफ के मारे बेचारी जेठानी भी रसोई से खिसक जाती है। हे भगवान, ये तो केवल 2 लोगों के खाने लायक दाल चावल है। इसमें 15-20 लोगों को मैं कैसे खिलाऊंगी? गुस्से में दंदनाती हुई बहू दाल चावल मिलाकर खिचड़ी मिलाती है। तभी जेठानी आती है। अरे आरुषि, ये आधे पतीले खिचड़ी में तुम 20 बंदों को कैसे खिलाओगी? जेठानी जी, मेरी क्या गलती है? सासू माँ ने इतना थोड़ा सा राशन दिया था, खिचड़ी जरा सी बनी है। देवरानी जी, सासू माँ का बस चले तो वो पूरे परिवार को दाने दाने को तरसा दे। मैं तो पिछले 2 सालों से झेल रही हूँ। मुझे तो याद भी नहीं है तब से मैंने कब आखिरी बार भरपेट खाना खाया था। इसमें 2 मग पानी मिला दो। जेठानी के कहने पर आरुषि पानी से पूरे पतीले को भर देती है, जिससे खिचड़ी का स्वाद बिगड़ जाता है। आरुषि सबको खिचड़ी देती, तभी काजल गुस्से में,
भाभी कैसी खिचड़ी बनाई है आपने? ऐसा लग रहा है कि 2-4 चावल के दाने पानी में डुबकी मार रहे हैं। आप ही बता दो, इस खिचड़ी को खाकर पीना है या पीकर खाना है? तभी जेठानी के दोनों बच्चे प्लेट उठाकर सुड़ सुड़ खिचड़ी खाते हैं। इससे अच्छी खिचड़ी तो आंगनबाड़ी में मिलती है, चाची ने बकवास खिचड़ी बनाई है। सौरभ जो मिल रहा है वो खा ले, अपने खड़ूस दादी हमें ये भी नहीं देंगी। अरे बहू, आज तो तुम्हारी बहू भात थी, फिर तुमने ये रोगी के खाने वाली खिचड़ी क्यों बनाकर रख दी? पूरी कचौरी, आलू दम, मटर पनीर बना रही थी। ससुर के मटर पनीर खाने की फरमाइश पर सास गुस्से में, हाँ, मटर पनीर तो जैसे फ्री में बट रहे हैं। गर्मी के चलते सब्जी के रेट में ही आग लगी पड़ी है, ज्यादा जीभ के चटोरे मत बनो। हे भगवान, इस लुगाई से किसी चीज की फरमाइश करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। पूरा परिवार चुप लगाकर खा लेता है, बहू के लिए कुछ नहीं बचता। हे भगवान, सबने सारी खिचड़ी खा पीकर बराबर कर दिया, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। जाकर कुछ बना लेती हूँ। जैसे ही आरुषि रसोई की तरफ जाती है तो रसोई पर ताला लटका रहा होता है। ये दिन दहाड़े रसोई पर ताला किसने लगा दिया? भाभी, ये ताला तो सीधा शाम को खुलेगा खाना बनते वक्त। गुस्से में बौखलाकर आरुषि कमरे में चली जाती है, जहाँ भूख से उसका पेट दुखने लगता है। हे भगवान, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे, कैसे घर में आ गई मैं। कुछ घंटे में डिनर बनाने का टाइम हो जाता है। तभी सास किराने के पास से चुल्लू भर राशन और काने बैंगन लेके घर आती है। बहू, फटाफट से बैंगन का भरता और चपाती बना दो। जी माँ जी। आग बबूला होकर बहू बैंगन और आटा लेकर किचन में आती है। हे भगवान, आधे से ज्यादा बैंगन तो काने निकल गए। इतने से बैंगन में किसकी थाली में कितना भरता जाएगा? तभी गुस्से में आटा गूंथने में गीला हो जाता है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। एक्स्ट्रा आटा भी नहीं है। अब 2 लोगों के खाने लायक आटे में ही 20-10 लोगों के लिए खाना बनाएंगे तो यही होगा ना। राशन नाप तोल कर देने की वजह से अक्सर आरुषि को खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती। शारदा की कंजूसी की वजह से ना तो घर में साग सब्जी खरीद कर आती, वहीं तीनों बेटे बाहर दफ्तर जाते वक्त पेट भर कर खाना खा लेते और वहीं बहू बेचारी भूख से टटोलती रहती, जिसके चलते उसे बहुत ही शारीरिक कमजोरी आ जाती है। आज तो सुबह से 4 बार चक्कर आ गया। इस कंजूस सास के राशन की किल्लत के चलते मैं कहीं किसी दिन टै ना बोल जाऊं। तभी जेठानी भड़कते हुए दोनों बच्चों को स्कूल से घर लेकर आती है और दाना पानी लेकर सास पर चढ़ जाती है। माँ जी कहाँ हैं आप? वो मेरी कंजूस मक्खी चूस सासू माँ, कहाँ हैं आप? जल्दी बाहर आइए। अरे क्या हो गया बहू, क्यों गदर मचा रही है? माँ जी, मुझे रसोई का बंटवारा चाहिए। इस राशन की कमी के चलते मेरे दोनों बच्चे इतने कमजोर हो गए, पिछले 2 दिन से स्कूल में चक्कर खाकर बेहोश हो रहे हैं। अब मैं अपने बच्चों की सेहत के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकती। आपने तो कंजूसी करने में बनियों को भी पीछे छोड़ दिया। अरे खाना खाने से थोड़ी ना शरीर में ताकत आती, पानी की कमी हो गई होगी, इसीलिए बच्चे चक्कर खाकर गिर गए होंगे। ले जाकर इनको पानी पिला दे। माँ जी, मैं अपने बच्चों का रसोई का पानी पिला दूंगी, उससे भी तो आपका बिल बढ़ जाएगा। बस अब मैं अपनी रसोई अलग करूंगी। जी, तुमने सुना बहू क्या बोल रही है? रसोई अलग करेगी। अरे सारे फसाद की जड़ तुम्हारी कंजूसी है शारदा। तुमने बहू को खुले तौर पर राशन दिया होता तो आज पोते पोती इतने कमजोर नहीं होते। राशन की कमी के चलते घर टूटता देखकर शारदा अपनी कंजूसी को पीछे छोड़ देती और पूरी तरह रसोई दोनों बहू पर सौंप देती, जिसके बाद दोनों खुले तौर पर राशन बनाती है और पूरा परिवार पेट भर कर खाता है। नदी किनारे देवरानी जेठानी का पुरानी हवेली वाला ससुराल। कैसी बात करती है माँ जी आप। अगर देवरानी जी के बेटा बहू पुरानी हवेली को अच्छे से संभाल रहे हैं तो उनका पूरा हक है पुरानी हवेली के ऊपर। आप उनको ही वो हवेली दे दीजिए। वैसे भी मेरा बेटा बहू शहर में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें पुरानी हवेली के प्रति कोई रुचि है। दूर खड़ी देवरानी जेठानी अपनी सास की बातें सुनकर, देख रही हैं जेठानी जी कैसे माँ जी पुरानी हवेली अपनी देवरानी के बेटा बहू को देने की सोच रही है। और इतनी बड़ी पुरानी हवेली पर क्या हमारा कोई हक नहीं है जो सारा हवेली उनके नाम कर रही है? देवरानी जी, सासू माँ वो पुरानी हवेली अपनी देवरानी के बेटा बहू को इसलिए दे रही हैं क्योंकि वो उनकी देखभाल करते हैं। तो क्यों ना हम भी पुरानी हवेली की देखभाल करना शुरू कर दें, फिर उस पुरानी हवेली में हमें भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना उन्हें मिल रहा है। अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास से, माँ जी कल हमने आपको छोटी सासू माँ से बात करते हुए सुना था, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे छोटी माँ जी के बेटा बहू इतने समय से पुरानी हवेली की देखभाल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों देवरानी जेठानी भी अपने पुरानी हवेली के ससुराल की थोड़ी बहुत देखभाल करना शुरू कर दें। हाँ माँ जी, इसी बहाने उन लोगों की भी थोड़ी मदद हो जाएगी, बेचारे अकेले लगे रहते हैं। आज तुम दोनों को अपनी पुरानी हवेली के ससुराल की इतनी फिक्र कैसे सताने लगी? वैसे तो तुम हमेशा वहाँ जाने से नाक मारती थी।
वो माँ जी, हमारा बचपना था और कुछ नहीं। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों देवरानी जेठानी अपने नदी किनारे पुरानी हवेली के ससुराल की जिम्मेदारियों को संभालना चाहती हो। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और दोनों देवरानी जेठानी नदी किनारे अपनी पुरानी हवेली के ससुराल के लिए बड़ी सी कार में बैठकर अपनी सास और पति के साथ निकल पड़ती हैं। माँ, रास्ते में कितने सारे फलों के पेड़ हैं, कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाँ माँ जी। अरुण जी, वो देखिए, उधर कितनी बड़ी सुनहरी नदी बह रही है। क्या नदी? नदी आ गई? हमारी ही नदी है बहू ये। देख लो तुम दोनों देवरानी जेठानी इसी नदी किनारे थोड़ी दूर पर तुम दोनों देवरानी जेठानी का पुरानी हवेली वाला ससुराल है। आ गई गौरी तू अपनी दोनों बहू को लेकर उनके पुरानी हवेली के ससुराल में। मुझे तो लगा था कि तेरी बहू कभी यहाँ नहीं आएगी, पर आज यहाँ देखकर इन्हें बहुत खुशी हुई। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए हवेली के अंदर आइए। हाँ अरुण और सोहन भैया, तुम भी आओ। बड़े दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हुई है। अब पूरा परिवार पुरानी हवेली के अंदर घुसता है, जहाँ हवेली की बड़ी बड़ी खुली खिड़कियों से धूप की किरणें घुस रही होती हैं। रीतू भाभी, ये बड़ी बड़ी खिड़कियाँ क्यों खोल रखी हैं? यहाँ से कितनी तेज धूप आ रही है हवेली के अंदर। बहू, ये पुरानी हवेली है, पुरानी। यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं, इसीलिए यहाँ दोपहर में सूरज की रोशनी और रात में लैंप की रोशनी में रहा जाता है। भैंस की आंख, दिन तो निकल जाएगा फिर भी, पर रात को इस पुरानी हवेली में बिना लाइट बिना रोशनी के मेरे तो छक्के छूट जाएंगे डर के मारे। वो तो ठीक है माँ जी, पर बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बहू, तुम लोगों को शहर में एसी में रहने की आदत है ना, इसीलिए। अच्छा सुनो, एक काम करो, जाकर नदी के पानी में नहा लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। माँ जी, देवरानी जी, चलिए कमरे में सूटकेस रखकर नहाने चलते हैं। अब दिया अपनी देवरानी के साथ पुरानी हवेली के कमरे में आती है, जहाँ कमरा खोलते ही दरवाजे पर बहुत बड़ा मकड़ी का जाल बना हुआ होता है और वो जाला दिया के मुंह पर टच होता है। मम्मी, इतना बड़ा मकड़ी का जाला, ये पुरानी हवेली है या पुराना खंडहर? रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। अब सोनल कमरे के बाहर रखे डंडे से उस जाले को साफ करती है और कमरे में सूटकेस रख देती है और नदी में नहाने जाती है। देवरानी जी, अब इस नदी के ठंडे पानी में नहाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। हाँ, मुझे भी मन तो कर रहा है इस नदी के ठंडे पानी से बाहर ही ना निकलूं। अब दोनों देवरानी जेठानी नहाकर हवेली के अंदर आती हैं। तभी गौरी अपनी दोनों बहू से कहती है, एक काम करो, आज तुम दोनों का इस पुरानी हवेली के ससुराल में पहला दिन है, तो जाओ तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ही रसोई में खाना बना लो। कद्दू खाना बना लो? अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था। ठीक है माँ जी, हम बना लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी अपनी पुरानी हवेली के बहुत बड़े रसोई में आती हैं। रसोई बहुत ज्यादा अनोखी होती है, क्योंकि वहां पुराने जमाने की लकड़ियों के मसाले के डिब्बे, पत्थर का सिलबट्टा, ओखली, मिट्टी का चूल्हा, कांसे के बर्तन और चूल्हे के पास बैठने के लिए एक लकड़ी का पटरा होता है। ये रसोई तो हजारों साल पुरानी लगती है और ये दूर दूर तक मुझे पानी नजर नहीं आ रहा। यहाँ खाना बनेगा कैसे? तभी वहां आती ऋतु। हमारी पुरानी हवेली में दीदी पानी की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए खाना बनाने से पहले हमें नदी किनारे से पानी पहले ही भर कर लाना होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है जेठानी जी, आप रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अब सोनल नदी किनारे जाकर बाल्टी में पानी भरकर रसोई में लाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी लकड़ी के पटरे पर बैठकर खाना बनाना शुरू करती हैं और कुछ देर बाद लकड़ी के बहुत बड़े टेबल पर खाना परोसती हैं, जहाँ लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर सारा परिवार खाना खाता है। गौरी, तेरी बहू ने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। हाँ चलो, खाना बनाने का संस्कार तो अच्छा दे रखा है बहू को। मुझे तो लगा था कि ये दोनों शहरी बहू चूल्हा जला ही नहीं पाएंगी, पर इन्होंने तो खाना बहुत अच्छा बना लिया। शुक्रिया आप सभी का। अब देखते ही देखते रात हो जाती है, जिसके बाद चारों तरफ पुरानी हवेली में अंधेरा छा जाता है। तभी ऋतु लैंप लेकर दीपा और सोनल के पास आती हैं। आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए नदी किनारे, सबका बिस्तर लग रहा है, सोना नहीं है क्या? क्या हमें वहाँ उस नदी किनारे सोना है? हाँ दीपा दीदी, ये पुरानी हवेली में रात को बहुत गर्मी लगती है, ठंडी हवा का सहारा हमें नदी से ही मिल पाता है, इसीलिए हम लोग नदी के पास ही सोते हैं। दीपा इतना कहती है कि चारों तरफ पुरानी हवेली में छाए अंधेरे के बीच में से एक डरावनी आवाज आती है। कौन है यहाँ? कैसी आवाज है ऋतु? अरे सोनल, डरो मत, यह डरावनी आवाज पुरानी हवेली के पास घूमते जंगली जानवरों की है। वो ऐसे ही रातों में घुर्राते और दहाड़ते हैं। अब पूरे परिवार की तरह दिया सोनल भी नदी किनारे सो जाती हैं कि तभी कुछ देर बाद तेज आंधी तूफान आता है और नदी की तेज लहरें बहती हुई सभी के ऊपर बरस जाती हैं। आहा माँ जी, बाढ़ आ गई है, बाढ़ उठिए। कहाँ बाढ़ आ गई? बाढ़ नहीं है,
गौरी तेरी बहू नदी की तेज लहरों को बाढ़ समझ रही है। अरे बहू तूने तो डरा ही दिया, यहाँ ऐसे ही नदी की तेज लहरें बहती रहती हैं, घबरा मत। इसी तरह अगले दिन नदी में दिया ढेर सारे जूठे बर्तन को धो रही थी, दूसरी तरफ सोनल ढेर सारे गंदे कपड़े धो रही थी। सोनल, अगर कपड़े धो रही हो तो ये 2-4 कपड़े और हैं, इन्हें भी धो दो। अब आई हो तो थोड़ी मदद तो ले लेनी चाहिए तुमसे। सच कहूँ तो तुम्हारी बातें सुनकर मन कर रहा है तो मैं इसी नदी में फेंक दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन सुधा, बहू जाओ, ऋतु खाना बना रही है, तब तक तुम हवेली में झाड़ू मार लो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है पुरानी हवेली में हिस्सा मांगना मेरी बेवकूफी थी, क्योंकि यहाँ आकर तो मैं नौकरानी बन गई हूँ। ठीक है माँ जी। अब दोनों देवरानी जेठानी आकर हवेली के बड़े से कमरे में झाड़ू लगाने लगती है, जहाँ पुरानी हवेली की दीवारों के दरार से मिट्टी झड़ रही होती है। हे भगवान, इतने बड़े कमरे में झाड़ू लगाकर तो मेरी कमर टूट रही, ऊपर से पुरानी हवेली की दीवारों से मिट्टी झड़नी बंद ही नहीं हो रही है। इसी तरह फिर अगले दिन उर्मी, दिया और सोनल बहू, तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों मिलकर नदी में पड़े सभी कचरों को साफ कर दो। कई दिनों से नदी साफ नहीं हुई है। जी छोटी सास, हम अभी कर देते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर नदी के गंदे कचरों को उठाकर साफ करने लगती हैं। अरे ये नदी है या बवाल, मैं कहती हूँ इस नदी को बना क्यों रखा है। आए दिन कोई ना कोई आकर इसे गंदा कर ही देता है। इससे बढ़िया तो इस नदी को पूरी तरीके से यहाँ से हटा देना चाहिए, इसी बहाने हमें थोड़ी और जगह मिल जाएगी। जेठानी जी, हर किसी का दिमाग हमारी तरह थोड़ी ना चलता है। तभी अगले दिन पूरा परिवार जब खाना खा रहा होता है, दादा ससुर जी, मैं क्या सोच रही थी, हम इस नदी को परमानेंट यहाँ से हटा क्यों नहीं देते। इसी बहाने हमें हमारी हवेली के सामने थोड़ी और जगह मिल जाएगी, और पानी का कनेक्शन तो हम बाहर से लगवा भी सकते हैं। नहीं बहू, ये नदी हमारी पुश्तैनी नदी है, इस नदी को हम कभी नहीं हटा सकते अपनी पुरानी हवेली के सामने से। अब इसी तरह धीरे धीरे साहिल और अरुण पुरानी हवेली में हो रही हर तरह की दिक्कत को खत्म करने की कोशिश करते हैं। दादाजी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस पुरानी हवेली में बिजली का कनेक्शन करवा दूं, ताकि घर की महिलाओं को खुलेआम नदी के पास न सोना पड़े, और साथ ही मैं एक पानी का कनेक्शन भी कर देता हूँ, ताकि बार बार पानी लेने के लिए नदी के पास न आना पड़े। हाँ बेटा, अगर तू ऐसा करवा देता है तो हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अब पुरानी हवेली से जाने से पहले गौरी के दोनों बेटे पुरानी हवेली में पानी और बिजली का कनेक्शन करवाते हैं। वहीं दोनों देवरानी जेठानी को भी एहसास होता है कि पुरानी हवेली संभालना उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए वह अब अपने दिमाग से हिस्सा लेने की सोच को त्याग देती हैं और वापस अपने शहर चली जाती हैं।